हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी एंड वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। आज हम पढ़ेंगे बजट 2020-21 सरकारी बजट का टेस्ट 3 कंप्लीट फॉर प्रीलिम्स। यहाँ पे हम बजट पढ़ रहे हैं यूपीएससी एज वेल एज फॉर स्टेट पीएससीज। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, तो जो बजट सरकार लेकर आती है उस बजट को देखने का एक नज़रिया होता है, एक तरीका होता है, एक अपने अलग मायने होते हैं उसको देखने के। जैसे एक राजनेता अगर देखता है उसको तो वो एक अलग तरीके से देखेगा, एक प्रशासक अगर देखता है तो उसे अपने अलग तरीके से देखेगा, एक आम नागरिक देखेगा उसे अपने अलग तरीके से देखेगा। क्योंकि हम यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें बजट को किस तरह से देखना है वो एक समझ हमें जनरेट करनी है। तो हम बोलेंगे कि यूपीएससी का एक एस्पिरेंट इसलिए बजट पढ़े क्योंकि पेपर थ्री में एक यूनिट ही है सरकारी बजट। अब यूनिट है सरकारी बजट इसलिए हमें बजट पढ़ना है, लेकिन यूनिट जो दी हुई है सरकारी बजट तो उसमें केवल एक टर्म दिया हुआ है सरकारी बजट। लेकिन इस सरकारी बजट में भी क्या पढ़ना है, इस सरकारी बजट में भी क्या पढ़ना है। सरकारी बजट तो दिया है, पूरा का पूरा प्रस्तुत किया है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक यूपीएससी का एस्पिरेंट होता है, एक यूपीएससी के एस्पिरेंट को बजट कैसे पढ़ना चाहिए। सरकारी बजट तो एक टर्म हो गई, सब लोग देखेंगे कि हाँ सरकारी बजट इस तरह का है, लेकिन हमें अपना विजन कैसे इसमें बनाना है, हमें इसमें कैसे अपनी समझ जनरेट करनी है। तो उसमें हमें ये ध्यान देना होगा सरकारी बजट में भी हम उन पहलुओं पे जाएंगे जिसके बारे में सरकार ने कुछ विजन बनाया हो। सरकार जिस काम पे, जिस क्षेत्र में काम करने की बात कर रही हो, जिस चीज़ का विजन, जो हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात हो, हमारी अर्थव्यवस्था की जो कमियां हैं उन कमियों में सुधार के लिए हमने क्या क्या इस बजट में किया है, तो ये सारी बातें सोचते हुए हम बजट को पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे सरकार कहती है कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, ये सरकार का लक्ष्य है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे मूव करना है सरकार को। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे हम अपना एक टारगेट बनाते हैं कि मुझे इस साल इतने रुपए कमाने हैं, तो आप कैसे वो रुपए कमाओगे, कैसे कमाओगे, कुछ तो लक्ष्य बनाओगे ना अपना कि मुझे ये काम करने हैं, जहाँ मैं वीक हूँ क्षेत्र में मुझे सुधार करना है। तो इस तरह से आप सोचेंगे तो वही सरकार को भी करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो जो कमजोर पहलू हैं उन कमजोर पहलुओं को भी मजबूत करना पड़ेगा। जो है वो तो चल ही रहा है, लेकिन जहाँ कमजोर पहलू हैं उन कमजोर पहलुओं पे ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना है, जनरली क्या होता है कि जो देश होते हैं, जो कंट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्सरी सेक्टर पे मूव करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र पे मूव करते हैं। लेकिन भारत में क्या हुआ है, भारत पहले प्राइमरी सेक्टर कृषि में रहा, उसके बाद सीधे जंप कर गया टर्सरी सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में। मतलब ये हुआ, ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ये क्या हुआ, ये कभी भारत की इकोनॉमी के केंद्र में आया ही नहीं। अब जब हम ये कहते हैं कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो इसमें क्या होगा, हमें अपने सारे सेक्टर्स को मजबूत करना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो बेसिकली ये 2 सेक्टर्स तो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, इनमें तो हमें इम्प्रूवमेंट करना है, लेकिन ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इसको हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो इसको क्यों इस्टेब्लिश करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, कृषि। तो कृषि जब ऑलरेडी है इंडिया में तो इसको इम्प्रूव करना, इससे जितना पैसा हम यहाँ से कमाते हैं उससे और ज़्यादा हम धन कमाएं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हम ट्रेडिशनल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो जो क्षेत्र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ऐसे ही टर्सरी सेक्टर में जो सेवा क्षेत्र है हमारा, इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बट ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको हमें स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो बजट को देखने का यहाँ पे क्या नज़रिया डेवलप हुआ, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो प्राइमरी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इस बजट में क्या क्या स्पेशल है वो चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी सरकारी बजट में। दूसरा, जो टर्सरी सेक्टर है इसके इम्प्रूवमेंट के लिए बजट में क्या क्या स्पेशल दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसको देखना है बजट में। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए बजट को देखने का। सेकेंडरी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की बात क्यों कर रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम।
जैसे चीन की बात करें तो चाइना ने किया था, चाइना ने 1960s में एक क्या लेकर आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी 1960s में। तो इसने क्या किया था, जैसे सपोज ये चाइना है और ये यहाँ पे बीजिंग उसकी कैपिटल, तो इसने क्या किया, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, चाइना ने 1960s में जब वो इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आया था तब उसने अपने डिस्ट्रिक्ट्स को खोजा। जैसे भारत ने क्या किया था, भारत ने अब एक पॉलिसी अपनाई है, एक जिला एक उत्पाद, एक डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट। ये जो अभी भारत में जो शुरू हुआ है, ये क्या किया था 1960s में, ये चाइना में शुरू हो गया था। चाइना में चाइना ने क्या किया था, उसने अपने जिलों में ये चीज़ खोजी कि कौन से जिले में कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कौन सा जिला कौन से उत्पादन में आगे है। जैसे सपोज ये चमड़े में आगे हो, यहाँ पे कोई मेडिसिन से रिलेटेड कोई चीज़ हो, ये इस्पात में आगे हो, यहाँ पे कोयला हो, यहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन अच्छा हो, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम अच्छा हो। तो उसने अपने सारे जिलों को इस तरह से आइडेंटिफाई किया और उसने क्या कहा सारे जिलों से कि आपको शहर आने की ज़रूरत नहीं है, आपको शहर नहीं आना है, बल्कि क्या करेंगी सरकार ने क्या किया, वो जो ज़रूरत थी यहाँ पे, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट अगर यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे चमड़े का मार्केट बनाना है, तो ये क्या करा गवर्नमेंट ने, सारी सुविधाएं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं उनके जिलों में जाके पहुंचा दी, जिलों में पहुंचा दी, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने पहुंचा दी। अब इसने सारी सुविधाएं पहुंचा दी, जब इसने सुविधाएं पहुंचा दी, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या काम होता है, इस जिले में चमड़े का काम होता है, यहाँ इसने सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं पहुंचा दी। इससे चाइना को क्या फ़ायदा हुआ, इससे चाइना को क्या हुआ, स्पेशल और चीप लेबर मिल गई उसको, और जो परिवहन लागत थी, परिवहन लागत वो क्या हो गई, वो कम हो गई। तीसरा, जो लोकल लोग हैं उन्होंने खूब काम किया, मेहनत करी, खूब उन लोगों ने काम किया, क्यों, क्योंकि उन्हें सुविधाएं मिल गई वहां पे। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने अपनी जबरदस्त मॉनिटरिंग करी, मॉनिटरिंग निगरानी तंत्र जो है सरकार का, उसने खूब अच्छे से काम किया। जैसे स्पेशलाइज्ड और चीप लेबर, कैसे चीप तो मिल सकती है, सस्ती लेबर तो मिल जाएगी, लेकिन स्पेशलाइज्ड का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा हो। फोर्ब्स ने 100 सबसे अमीर लोगों की एक लिस्ट निकाली थी, उसमें जो 30 सबसे अमीर लोग थे वो कौन थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्या थे, परंपरागत तौर पे पुरखों से जो काम करता चला आ रहा है वो उस काम में क्या हो जाता है, वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है, इसलिए ऐसी लेबर मिल जाती है। तो इस तरह की इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई चाइना ने, कब, 1960s में। तो चाइना ने जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनी अपनाई, इसमें क्या किया इसने, ये प्राइमरी सेक्टर कृषि से कहाँ गया, सेकेंडरी सेक्टर पे मूव किया। क्या किया इसने, इस्टेब्लिश कर दी इंडस्ट्रियाँ, इस्टेब्लिश कर दी मतलब सेकेंडरी सेक्टर पे ये मूव किया, सारे देशों में अपना एक मार्केट जमा लिया जाके, मतलब सर्विस सेक्टर में भी मूव कर गया। तो इस तरह से चाइना ने 1960 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू की थी वो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर में मूव कर, और इस इकोनॉमिक पॉलिसी ने चाइना को जंप करा दिया और विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक देश के रूप में इसको स्थापित कर दिया। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, तो इंडिया की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें एक संरचनात्मक दोष है। क्या संरचनात्मक दोष है, कि हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्टर का भी केंद्र में आया ही नहीं, सेकेंडरी सेक्टर का भी केंद्र में आया ही नहीं हमारी इकोनॉमी के। भारत में क्या होता है, भारत में होता है एक राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। ये क्या अधिनियम है, इसमें क्या होता है कि सरकारी खर्च का एक टारगेट बना दिया जाता है, सरकारी खर्च के टारगेट हो जाते हैं कि जैसे हम 3% या 3.5% ही खर्च करेंगे, जैसे 2019 में इतना खर्च करेंगे, 2020 में इतना, 2021 में इतना, ऐसे टारगेट फिक्स हो जाते हैं। इसलिए जो सरकारी खर्च होता है उस पर एक मानसिक रूप से क्या होता है, अंकुश लग जाता है। लेकिन चाइना ने क्या किया, ये जो राजकोषीय प्रबंधन की अवधारणा है इसको नकार दिया पूरी तरीके से, और क्या किया, खुद से ही गवर्नमेंट ने अपना खर्च करते हुए पूरी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर दी अपने जिलों में, जहाँ जिस चीज़ की स्पेशलाइजेशन थी वो चीज़ देख के वहाँ पे वो सुविधा प्रोवाइड करा दी। तो कुछ इसी तरह के प्रोजेक्ट पे हमें भी काम करना पड़ेगा, इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी। जैसे अभी CII ने कहा था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो जिले ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से अच्छा काम करते हैं, आर्थिक रूप से अच्छे जिले कौन से होते हैं, जिनका GDP में अच्छा योगदान होता है, तो उन्हें खोल देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाए हुए हैं, तो जो रेड जोन में अच्छे प्रोडक्टिव जिले आएंगे उन्हें हम नहीं खोल पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट इसको खोल सकती है, कैसे खोल सकती है, अगर इंडस्ट्री मेडिसिन पार्टनरशिप हो जाए। मतलब क्या हो कि जो
एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे अच्छा प्रोडक्टिव होता है, जो जिला उत्पादन की दृष्टि से अच्छा है, वहाँ पे इंडस्ट्री भी बने और टेंट में अच्छे अस्पतालों की सुविधाएं वहाँ पे हो जाएं, ताकि कोरोना के टेस्ट भी होते रहें वहाँ पे और इंडस्ट्री काम भी करती रहे। जो लोग पॉजिटिव नहीं है वो उनको अलाउड कर दिया जाए इस एरिया में काम करने के लिए, क्योंकि एक एरिया में कहीं अगर केसेस हैं तो पूरे उसको डिस्ट्रिक्ट को बंद करना अर्थव्यवस्था के पर्पज से अच्छा नहीं होगा, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए इन्हें काम करना चाहिए इंडस्ट्री मेडिसिन पार्टनरशिप पे। इस हिसाब से इंडस्ट्री को चला सकते हैं। इंडस्ट्री मेडिसिन पार्टनरशिप के हिसाब से इन जिलों को खोल देना चाहिए। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बजट को देखने का क्या नजरिया होना चाहिए कि जो प्राइमरी सेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें जो कृषि है उसके लिए, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या स्पेशल है बजट में। दूसरा जो टर्सरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसके इम्प्रूवमेंट के लिए बजट में क्या क्या दिया हुआ है। और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है इसको स्टैब्लिश करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्टैब्लिश करने के लिए बजट में क्या क्या प्रावधान है। हमने यहाँ पे ये सीखा। सरकारी बजट तो हमारी यूनिट है सिलेबस में कि ये पढ़ना है, लेकिन इसमें भी हमें क्या पढ़ना है, तो ये अप्रोच हमें डेवलप करना पड़ेगा। इस अप्रोच से हमें बजट को पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक न्यू इंडिया का अप्रोच है, गवर्नमेंट न्यू इंडिया बनाना चाहती है। न्यू इंडिया में हमें क्या क्या देखना है, जैसे एक न्यू इंडिया कब होगा, एक न्यू इंडिया ऐसा होगा, विजन में सोचने में लगता है न्यू इंडिया जो विकसित होगा मतलब लोग खुशहाल होंगे। तो कब लोग खुश होंगे, जब लोगों को सुविधाएं होंगी। लोगों को सुविधाएं जैसे रोजगार, न्यू इंडिया में सबके पास रोजगार होगा तभी तो लोग खुश होंगे। तो रोजगार के समाधान के लिए बजट में क्या है, और रोजगार कब मिलेगा, जब व्यक्ति कौशल होगा। तो उसके कौशल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसके कौशल को इम्प्रूव करने के लिए बजट में क्या है। इसके अलावा समावेशन लाने के लिए क्या है, सामाजिक न्याय के लिए बजट में क्या प्रावधान है, सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन। तो इन पहलुओं पे हम पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज जो मेजरली बात करेंगे वो हम सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में, और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि सरकार ने जो बजट 2020-21 बनाया है इसके 3 प्रमुख घटकों को ध्यान में रखते हुए पूरा बजट बनाया है। 3 प्रमुख घटक को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके, जैसे महत्वाकांक्षी भारत। तो महत्वाकांक्षी भारत के जो विजन है, जैसे विश्व की महाशक्ति बनना चाहता है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पाना चाहता है, आर्थिक रूप से संपूर्ण विश्व में सशक्त होना चाहता है। तो इसके लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। दूसरा, आर्थिक विकास में समावेशी विकास करने के लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद केयरिंग समाज में, एक जिम्मेदार समाज के रूप में, जैसे इसके लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जिम्मेदार समाज से मतलब है राष्ट्र और समाज को साथ लाकर राष्ट्र का विकास करना। इसके लिए क्या किया है, जैसे सुशासन के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, सुशासन कैसे स्थापित होता है, जैसे विधि का शासन, कानून द्वारा संचालित शासन, कानून द्वारा बाधित व्यवहार करें लोग इसलिए शासन। इसके अलावा पारदर्शिता हो सिस्टम में, जवाबदेहिता हो, सहभागिता हो, दक्षता हो, मितव्ययिता, सिविल समाज और सरकार के बीच सहयोग। ये सब कब होगा, जब एक केयरिंग समाज होगा, जब सुशासन की स्थापना होगी तब ये सारे एलिमेंट्स को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इन 3 प्रमुख घटकों को ध्यान में रखते हुए बजट को पास किया है। ये 3 घटक तो गवर्नमेंट ने बना लिए कि हाँ इन 3 घटकों को हम ध्यान में रख के बजट बनाते हैं। लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं इनको प्राप्त करने के लिए। 3 बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी हैं, 3 बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए, तभी सुशासन की स्थापना होगी। जब भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा तभी तो हम तीनों एलिमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं, 3 घटक को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नीति निर्देशित और सक्षम शासन होना चाहिए। इसके अलावा मजबूत वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए। जब पैसा होगा, मजबूत वित्तीय क्षेत्र होगा तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे। जैसे बैंकों में प्रॉब्लम्स हो जाती है, बैंकों में क्या होता है, एनपीए हो जाता है। ये सारी गवर्नमेंट के आगे चुनौतियां हैं। तो ये एक अप्रोच हो गया, ये एक समझ हो गई कि बजट को हमें किस तरह से देखना है, गवर्नमेंट ने क्या क्या एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बजट पास किया है, और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके आगे कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ये हो गया मेनली बजट को देखने का पूरा नजरिया। तो हम प्राइमरी सेक्टर पे और टर्सरी सेक्टर पे ऑलरेडी पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज हम जो बेसिकली बात करेंगे वो करेंगे सेकेंडरी सेक्टर पे बात, कि सेकेंडरी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने बजट में क्या क्या प्रावधान किए हैं। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि सामान्यतः देश क्या करते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी में मूव करते हैं, लेकिन भारत प्राइमरी से सीधे टर्सरी में मूव किया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारा सेकेंडरी सेक्टर वीक है तो क्या हम एक विकसित देश बन सकते हैं।
तो ये एक सोचने वाली बात है, तो इसलिए हमें इस पे काम करना पड़ेगा। तो बजट में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है उस पर हम बात कर लेते हैं, क्या क्या प्रावधान गवर्नमेंट लेकर आई है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सेकेंडरी सेक्टर से ही रिलेटेड है, तो हम ये देखेंगे ये क्वेश्चन किस तरह से सेकेंडरी सेक्टर को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा। क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। की पॉइंट, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है, इस मिशन को 4 साल की अवधि 2020-21 से 23-24 में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 1580 करोड़ रुपए है। दूसरा ऑप्शन है, इसका उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्तुओं के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें केवल दूसरा ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि इसकी जो अनुमानित लागत है वो 1580 करोड़ नहीं है बल्कि 1480 करोड़ रुपए है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तकनीकी वस्त्र होता क्या है। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है। ये ऐसे वस्त्र होते हैं जिनका उपयोग आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वैज्ञानिक शोध में, मेडिकल लाइन में, सैन्य क्षेत्र में, या खेलकूद, उद्योग या ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका उपयोग किया जाता है। रेलवे में इसकी जरूरत पड़ती है, बंदरगाहों, हवाई जहाजों, मतलब किसी भी तरह का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो वहां पे जो वस्त्रों के यूज होते हैं, जो चीजें वो ग्लव्स पहनते हैं, बिजली के क्षेत्र में जैसे प्लास्टिक के ग्लव्स पहने जाते हैं, तो इस तरह के जो वस्त्र होते हैं उनको तकनीकी वस्त्र बोला जाता है। अब भारत ने इसको 4 साल की अवधि के लिए क्यों रखा है, इसको क्यों क्रियान्वित करना चाहता है भारत। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है भारत को तकनीकी वस्तुओं के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना। तो गवर्नमेंट ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की जो स्थापना की है, भारत को एक तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है, एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है। तो बेसिकली हम 4 एलिमेंट्स पे इस पे काम करेंगे। 4 एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स पे काम करेंगे। अगर हम इसको वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक कंपैरिजन होना चाहिए कि वर्ल्ड में इसकी क्या कंडीशन है और हमारे इंडिया में क्या कंडीशन है। तो जैसे अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें, विश्व में 250 अरब डॉलर का वैश्विक टेक्निकल बाजार उपस्थित है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में मात्र 16 अरब डॉलर का है, 16 अरब डॉलर का है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनना है तो इस बाजार को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब ये बाजार बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की शिक्षा, कौशल और मानव संसाधन इस तरह के बाजार को एस्टेब्लिश करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिक्षा, कौशल और मानव संसाधन को मतलब प्रशिक्षण देना पड़ेगा उन लोगों को इसके बारे में, तभी हम इस तरह के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए बेसिकली हमें 4 एलिमेंट्स पे काम करना पड़ेगा। बेसिकली 4 घटकों पे हम काम करेंगे। कहाँ कहाँ, एक तो काम करेंगे हम अनुसंधान, नवाचार और विकास पे काम करेंगे। दूसरा संवर्धन और विपणन विकास पे, मतलब मार्केटिंग, हमारी डेवलपमेंट हो मार्केट, उस पे हमें काम करना पड़ेगा। तीसरा निर्यात को संवर्धन करना पड़ेगा। जब निर्यात बढ़ेगा तभी तो हम विश्व स्तर पर अग्रणी हो पाएंगे, हमें बाजार बनाना पड़ेगा। जब बाजार हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी लोगों को। जब हम निर्यात की बात करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हम बुनियादी ढांचे पर काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा, हमारा स्टैब्लिश होगा, मजबूत होगा। तो ये एक तरीका है सेकेंडरी सेक्टर को स्टैब्लिश करने का। तो इस तरह से अगर आप ये मिशन कहीं पढ़ते हैं, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, तो आप इसको ये सोचिए कि इसका यूज कहाँ है। अब जैसे आपने प्रीलिम्स के हिसाब से इसको पढ़ लिया, अब अगर देश की अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको एज ए एग्जाम्पल वहां पे मेंशन करिएगा कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन भी हेल्प कर रहा है किसको, भारत में बुनियादी ढांचे के एस्टेब्लिशमेंट में, सेकेंडरी सेक्टर को इम्प्रूव करने में। तो कोई भी क्वेश्चन केवल प्रीलिम्स की दृष्टि से मत पढ़िएगा, उसको मेंस में यूज करना सीखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निर्विक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। किसके संबंध में, निर्विक योजना के संबंध में। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा है।
ऑप्शन दिए हैं, इसकी शुरुआत निर्यात उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में संशोधन के लिए की गई है। दूसरा ऑप्शन है, इसके तहत भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम 85% कवर प्रदान करेगा। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल पहला ऑप्शन ठीक होगा। दूसरा जो है, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम 85% नहीं बल्कि 90% कवर प्रदान करेगा। क्या है ये, इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले निर्विक योजना क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये निर्विक क्या है? निर्विक है निर्यात ऋण विकास योजना, निर्यात ऋण विकास योजना। तो इस योजना की शुरुआत क्यों की गई है? केंद्र सरकार ने निर्यात में वृद्धि करने के लिए निर्विक योजना की शुरुआत की। नई योजना है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, जिन लोगों की एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, एक्सपोर्ट यूनिट्स मतलब जो सामान क्या होता है, एक्सपोर्ट करते हैं जो लोग, तो जिन लोगों ने ऐसी यूनिट्स लगाई हुई हैं उन लोगों को इन यूनिट्स को लगाने के लिए ऋण की सुविधा हो, और ऋण जितना मिलता है उसका दायरा भी बढ़ाया है कि ऋण मिलने में उन्हें आसानी हो और ज़्यादा ऋण मिल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। अब इन्हें ऋण मिलेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन यूनिट्स लगेंगी, तो उससे क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इसमें ये भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम, ये क्या है, ईसीजीसी क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। इस योजना के तहत ये क्या करेगा, 90% कवरेज प्रदान करेगा। अब तक ये क्या करता था, अब तक ये 60% कवरेज देता था। अब इसकी मात्रा बढ़ा दी गई है, इसकी मात्रा बढ़ा के कितनी कर दी गई, 60% से अब कर दी गई 90%, बढ़ा दी गई इसकी मात्रा। ईसीजीसी जो है ये किसके अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये काम करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। और ईसीजीसी को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, ताकि ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो निर्यात करती हैं, तो ऐसी वाणिज्य बैंक जो इन निर्यात करने वाली यूनिट्स को ऋण देती है, तो इसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या करता है, ये ऋण बीमा योजना शुरू की गई इसके द्वारा, ऋण बीमा योजना। 1957 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस शुरू किया था, ताकि प्रोडक्शन यूनिट्स को बढ़ावा मिल सके, निर्यात को बढ़ावा मिल सके। तो अभी बजट में इसके बारे में क्या क्या प्रावधान आया है कि इसमें ज़्यादा बीमा कवरेज प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा बीमा देंगे, और जो छोटे निर्यातक होंगे उनके लिए प्रीमियम में कमी आएगी, और अगर कोई किसी तरह का कोई क्लेम करता है तो उस क्लेम से निपटने में भी सरल प्रक्रिया हो जाएगी। और इसमें जेम क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके कारोबार को बढ़ा के 3 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचाया जाएगा, 3 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचाया जाएगा। और क्या किया जाएगा, निर्यात उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में संशोधन किया जाएगा। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों पर लगाए जाने वाले करों को रिफंड जो होगा, करों का रिफंड जो होगा वो निर्यातकों को डिजिटल रूप में दिया जाएगा, डिजिटल रूप में। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये अभी नई योजना है, इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। की पॉइंट है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा है। ऑप्शन है 31 दिसंबर 2019 को 103 लाख करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं। दूसरा ऑप्शन है विकास के चरण और आकार के आधार पर 7500 से अधिक परियोजनाओं का वर्गीकरण किया जाएगा। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें केवल पहला ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि इसमें 7500 से अधिक नहीं बल्कि 6500 से अधिक परियोजनाओं का वर्गीकरण किया जाएगा। नई परियोजनाएं 6500 शुरू होंगी। कितने लाख रुपए का आवंटन हुआ है, 103 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। और 31 दिसंबर 2019 को ये परियोजना लॉन्च की गई है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, इसको बोलते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, निप भी इसको बोलते हैं।
इस परियोजना की शुरुआत क्यों की गई है? इसकी शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि आने वाले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत की गई है। तो ये जो 6500 से अधिक परियोजनाएं शुरू होंगी, किस तरह की परियोजनाएं शुरू होंगी? इसमें जैसे आवास और पेयजल मिल सके, स्वच्छ पेयजल मिल सके लोगों को, और स्वच्छ ऊर्जा भी मिल सके, सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो। रेलवे स्टेशन कैसे हो? आधुनिक रेलवे स्टेशन बन सकें, इस तरह की परियोजनाएं इसमें शामिल की जाएंगी। बेसिकली इसमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड परियोजनाओं पे काम किया जाएगा। और इस परियोजना के लिए जो वित्त संसाधन जुटाए जाएंगे वो कौन जुटाएगा? वो जुटाएगी एक समिति DEA क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के नियंत्रण में एक समिति बनाई जाएगी। वो क्या करेगी? वित्त संसाधनों को जुटाएगी। और DEA डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग, इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा है? भारत 2020 की सीरीज में हमने इसके बारे में पढ़ा है। सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में हमने वहां पर पढ़ा है। इससे क्या होगा? जब प्रोडक्शन यूनिट बढ़ेंगी तो क्या होगा? प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा और प्लस गवर्नमेंट को भी यहाँ से टैक्स मिलेगा। जैसे चीजें बिकेंगी तो GST मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो इनकम टैक्स मिलेगा। तो क्या होगा? पूरा एक इकोनॉमी साइकिल चल पड़ेगा। और एक ये बहुत बड़ा फायदा इसको किस में मिलेगा? जैसे हम बात कर रहे थे, गवर्नमेंट जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती है उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये PT प्लस मेंस दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और आपको फ्यूचर में क्वेश्चन के रूप में भी ये मिल सकता है, इसलिए इसको बिल्कुल रट लेना है इसको बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और प्रमुख नियामकों की भूमिकाओं को स्पष्ट किया जाएगा। इसमें एकल खिड़की के लॉजिस्टिक बाजार की स्थापना की जाएगी। इसमें रोजगार सृजन, कौशल और MSME को प्रतिस्पर्धी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? इसमें तीनों ऑप्शन ठीक होंगे। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के संबंध में इसमें क्या, लॉजिस्टिक का क्या मतलब है? लॉजिस्टिक मीन्स होता है कि ढोने की जो लागत होती है, सामान को ढोने की जो लागत होती है। जैसे जो किसान होता है, किसान के खेत में किसी चीज का उत्पादन हुआ, फिर उसको लेबर चाहिए ढोने के लिए, पहले उसको भरने के लिए किसी वाहन में, यहाँ पे उसका पैसा लगेगा, फिर ये वाहन की लागत लगेगी, तेल की लागत लगेगी, फिर जहाँ स्टोर करने जा रहा है, भंडार के लिए जा रहा है, वहां पे फिर उसको लेबर चाहिए, तो उसे इतना सारा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लॉजिस्टिक होता है कि ढोने में जो उसको जितनी लागत लगती है उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। तो उसी के लिए नीति बनाई गई है। इससे क्या होगा? जो परिवहन लागत होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी। और जो जल्दी खराब होने वाले सामान है उन्हें जल्द से जल्द उन्हें कहाँ पे? कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने की सुविधा की जाएगी। और इस सुविधा को प्रदान करने के लिए एक PPP मॉडल बनाया गया है। PPP मॉडल के इस आधार पर भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय भंडार निगम की मदद से क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर एक क्या बनाई जाएगी? वेयर हाउसिंग स्थापित किए जाएंगे। और जल्द से जल्द ये अपनी जगह पर पहुंच सके, इसके लिए दिल्ली से मुंबई और चेन्नई से बेंगलुरु के लिए एक्सप्रेस हाईवे बनाए जाएंगे। 2023 तक इसका भी काम हो जाएगा। तो ये सब क्या है? किसानों की आय दुगनी करने के लिए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त करने के लिए, भारत को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए और लोगों के जीवन में सुगमता लाने के लिए, हर पहलू से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है नीति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आपने क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। रिवीजन करते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।